हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और यूजीसी नेट एग्जाम आपका कब है? 3 जनवरी से स्टार्टिंग है, यानी आपके पास अब 5 दिन बचे हैं। तो 5 दिनों के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी यही होगी, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और प्रैक्टिस सेट कौन सा? प्रीवियस ईयर के जो पीआईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको करना है। और वैसे क्वेश्चन को जो रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो उसको हम लोग लेकर आए हुए हैं। और ये आपको अंतिम समय में काफी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं, जहां पे ऑल यूनिट्स यानी 10 यूनिट्स है उसको कवर करने का हमने प्रयास किया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट में हम लोग इंटर करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, ये क्या हो रहा है? चलिए, कुछ लगता है कि ये हैंग कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न फिर आ गया आप सभी के लिए। पहला प्रश्न है, अब जब तक चलता है चलाएंगे इसको। कुछ इश्यू आ गया है, बात करना होगा टेक्निकल एक्सपर्ट से। फिलहाल यहाँ पे देख हैंग का समस्या हो रहा है कि हैंग हो रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिवेशन वर्ड? जो आपका सीडी रोम है, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, काउंट डिस्क रैंडम वनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रन वनली मेमोरी, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वनली मेमोरी, या काउंट डिस्क रॉ वनली मेमोरी। तो सी नंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम को हो गया रीड वनली मेमोरी। ठीक है, रीड वनली मेमोरी, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, आज ही देख रहे समस्या क्रिएट हुआ है। अब देखते हैं ये वीडियो बन पाती है या नहीं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय, जिस प्रकार डिस्टेंस एजुकेशन जहां पे होता है, तो भारत का पहला कौन सा यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, और उसकी स्थापना कब हुई थी? इसको आपको जानना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो वर्ष कौन सा है? 1980, 85, 82 या फिर 86। ठीक है, कौन सा ईयर है? तो वो आपका 1982, 1982 होगा। राइट आंसर सी होगा, 1982। ठीक है, 1982। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मिल नहीं रहा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये आपका सी नंबर, ये ए बी सी, हाँ सी, बी लिखा हो लेकिन सी है ऑप्शन, ये वाला आपका आंसर होगा 1982। क्यों होगा, आप यहाँ पर इसको डिटेल में समझें कि भारत में जो पहला ओपन यूनिवर्सिटी बना था, जिसका नाम था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि हैदराबाद में स्थित है, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और इसके बाद अभी जो सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है वो हमारा इग्नू है, वो 1985 में इसके बाद स्थापित हुआ था। तो कभी बच्चे क्या करते हैं कि इग्नू आंसर करते हैं। जी हाँ, इग्नू से पहले भी यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित हो चुकी थी हैदराबाद में, इग्नू बाद में आया। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी? तो वो आपका इग्नू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन BIOS? BIOS का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो बिग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम, या फिर बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर बाइनरी इनर ओपन सॉफ्टवेयर। तो क्या हो गया फुल फॉर्म इसका? BIOS। ये BIOS है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पहले इसको आप समझ लीजिए, BIOS का डिटेल्स थोड़ा समझ लीजिए। BIOS का पूरा नाम है आपका
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अभी हम लोगों ने देख लिया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम हो गया। और BIOS है क्या? तो BIOS फर्मवेयर एक पीसी यानी आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड पर पहले से इंस्टॉल रहता है। कहां रहता है? या हमारे जो पीसी का सिस्टम बोर्ड है उस पर पहले से इंस्टॉल रहता है। यह कंप्यूटर संचालित होने पर स्वतः चलने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो BIOS के बारे में ये बेसिक सी जानकारी है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य से तहत समाधान किया जाना था? कौन सा मुद्दा नहीं है, ये ध्यान से देखिएगा। यहां पूछा नहीं था, कौन सा मुद्दा था वो नहीं पूछा जा रहा है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था, जो 8 लक्ष्य थे, उन 8 लक्ष्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं था, कौन सा नहीं था यहाँ। ठीक है, साफ साफ पूछा गया आपसे कौन सा नहीं था। ठीक है, तो कौन नहीं था? चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी आपका शिशु मृत्यु दर, ये था। इसके बाद पर्यावरण, आपका सस्टेनेबिलिटी समर्थनीयता, ये भी था। ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार ये नहीं था, है ना, ये नहीं था। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा, ये भी था। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी नंबर राइट आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं था। तो कौन कौन से थे उसको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, कौन कौन सा था आपका। ठीक है, कौन कौन सा था इसको देखिए, पूरा डिटेल इसको समझिए। तो मानव अधिकार सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाने वाला मुद्दा नहीं है, मानव अधिकार नहीं था इसमें। अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको शॉर्ट में MDGs बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MDGs। इसके तहत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 8 लक्ष्य इसके अंदर निर्धारित किए गए थे, और इन लक्ष्यों को कब तक पाना था? 2015 तक। ठीक है, और ये सारे 8 लक्ष्य थे। यहाँ पे देख रहे हैं, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, इसके बाद HIV एड्स मलेरिया जैसी बीमारियों से रोकथाम, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, बाल मृत्यु दर में कमी, लैंगिक समानता का प्रोत्साहन एवं महिला सशक्तिकरण, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन। कहीं भी मानव अधिकार है? तो मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स नहीं था इन 8 लक्ष्यों में, इसीलिए आंसर आपका ह्यूमन राइट्स ऑप्शन नंबर सी पे हुआ, मानव अधिकार। चलिए, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों के अवरोही क्रम की सही श्रृंखला में पहचान कीजिए। पहले अवरोही क्रम समझते हैं आप। जहां जो सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है उसको 1 नंबर पे रखेंगे, और जो कम करता है उसको हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन यहाँ पर करने वाला जो देश है प्रति व्यक्ति मामले में पूछा जा रहा है, वो कौन सा? इसका आप कॉन्सेप्ट रखिएगा, जो जितना डेवलप कंट्री है वो उतना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करता है। यहाँ पे सबसे डेवलप आपका कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका रहेगा ऑप्शन ए नंबर, अमेरिका आपका 1 नंबर पे रहेगा, है ना, अमेरिका 1 नंबर पे रहेगा सबसे ज्यादा। और तकनीकी माना जाए तो जापान फिर 2 नंबर पे है, तो यहाँ फिर जापान आ जाएगा 2 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर पे इंडिया और चाइना में इंडिया हमसे आगे है, चाइना आगे है, तो चाइना आपका 3 नंबर पे आ जाएगा, और इंडिया हमारा 4 नंबर पे। जो कंट्री जितना डेवलप होगा ना, वो उतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। तो आप देखिए, सबसे पहले अमेरिका यानी सी, इसके बाद डी, बी और ए। सी, डी, बी और ए कहां पर है? ये ऑप्शन नंबर ए में है ना, सी, डी, बी, ए आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं पूरा डिटेल्स में। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? 1 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे अमेरिका है, इसका 16.5 मेट्रिक टन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है, ईयरली है ना। इसके बाद 2 नंबर पे आपका जापान है, 3 नंबर पे चीन है, और इंडिया 4 नंबर पे है नहीं, इस क्वेश्चन के अनुसार 4 नंबर पे, 4 नंबर और भी दूसरे देश हैं। इंडिया का तो मात्र 1.7 मेट्रिक टन प्रति व्यक्ति है पर ईयर। ठीक है, तो इंडिया कहीं नहीं है, इंडिया का ज्यादा योगदान नहीं है, लेकिन इंडिया इसमें सहयोग करने में आगे रहता है हमेशा, कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो, इसके लिए जो प्रयास करना होगा वो इंडिया करता है। भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? भारत में प्राचीन शिक्षा का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था तक्षशिला,
वर्तमान में यह कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया कब? 1980, 84, 82 या 86। तो 1980 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो मेरा सिस्टम ठीक चल रहा है, पता नहीं शुरू में आप सभी के लिए डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन चलिए ठीक है, क्लास कंप्लीट हम लोग कर पाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से बाहर है? कौन सा ऐसा है जो एआई के डोमेन में नहीं आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कौन सा, तो अब जो चीज यहाँ पर चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन उसके डोमेन में नहीं आता है? कंप्यूटर डिवीजन, कंप्यूटर विजन ये आता है। इसके बाद मशीन लर्निंग ये भी आता है, डीप लर्निंग ये भी आता है। इसके अंतर्गत टेक्स्ट नहीं आता है। क्या नहीं आता है? टेक्स्ट नहीं आता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। और ये प्रश्न आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में आया था, यूपीएचएससी के तहत जो एडवर्टीजमेंट नंबर 50 के तहत एग्जाम लिया गया था, एडवर्टीजमेंट नंबर 50 के तहत उसमें यह प्रश्न आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा एआई का डोमेन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। और यूसी नेट के भी एग्जाम में आया हुआ है, यानी क्वेश्चन यूसी नेट वाले भी क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में हूबहू पूछ लिया जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। चीन के विद्वान ई चिंग, चीन का जो विद्वान है इसका नाम था ई चिंग और जुआन गैंग, ई चिंग और जुआन गैंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय, भारत के बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था। तो कब किया था? किस सेंचुरी में? 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 10th सेंचुरी या 12th सेंचुरी में? ये आपका 7th सेंचुरी में किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 7th सेंचुरी में। ठीक है, 7th सेंचुरी में इचिंग और जुआन गैंग जो कि चीन के विद्वान थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे जो कि बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जॉन डीवी ने बालक के अधिगम के बारे में क्या कहा था? जॉन डीवी ने बालक के अधिगम के बारे में क्या कहा था? जॉन डीवी का क्या विचार था कि शिक्षक ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में, शिक्षक ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में, यानी शिक्षक को इंपॉर्टेंस दिया था। अधिगमकर्ता को अधिगम हेतु अभिप्रेरक प्रदान किए जाने चाहिए, अधिगमकर्ता को अधिगम हेतु अभिप्रेरक प्रदान किए जाने चाहिए, ये कहा था। या प्रचलित शिक्षा का परिवेश आदर्श रूप का था, या फिर एक अधिगमकर्ता के रूप में बालक पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसमें से जॉन डीवी का कथन कौन सा था? आपको पता होगा, जॉन डीवी ने अपने शिक्षण व्यवस्था में कहा था बाल केंद्रित शिक्षा का इसने समर्थन किया था, यानी शिक्षा में जो मेन फोकस होना चाहिए, जो पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, वो किस पर होना चाहिए? बच्चे पर, है ना, बालक पर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। जॉन डीवी ने बालक केंद्रित शिक्षा की ओर अपने कर सकते विचार दिए थे। तो ये रहा 10 प्रश्न आप सभी के लिए, जो कि आपके एग्जाम्स जो कि 3 जनवरी से स्टार्ट है, इसमें काफी फायदेमंद रहने वाला। देखिए फिर से क्लासेस कंप्लीट हो गया और यहाँ पे अब सिस्टम फिर यहाँ से हैंग होने लगा, यानी कह सकते भगवान का भी मर्जी था कि आपका क्लास कंप्लीट हो, और क्लास कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही अब लगातार एग्जाम तक आपके 2 जनवरी तक, जैसे आप 29 हो गया, 30, 31, 1 लगातार क्लासेस चलेगी और प्रैक्टिस सेट फॉर्मेट में चलेगी। और ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही अपकमिंग नेट एग्जाम के लिए, जेआरएफ एग्जाम के लिए, इसके अलावा बिहार में अपकमिंग बैट के लिए भी और झारखंड में अपकमिंग जेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बीच में क्लासेस 2-3 दिन ड्रॉप रही क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, नहीं कर पा रहा था। और आपको पता होगा कि सारी चीजें मैं खुद तैयार करता हूँ, नोट्स वगैरह, मेरे पास कोई स्टाफ वगैरह नहीं है, मैं खुद ही सारी चीजें प्रिपेयर करता हूँ। इसलिए मैं आकर नोट्स प्रिपेयर करने में कह सकते और समर्थ रहा कुछ दिनों से, क्योंकि वर्कलोड कुछ ऑफिस का ज्यादा था और ऑफिस का वर्कलोड काफी रहने के कारण फिर आकर आपके लिए नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाया। लेकिन अभी मेरे पास अभी फिर से समय है, मैं 5 दिन आपके साथ हूं और ऐसे ही एवरीडे आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आने का प्रयास करूंगा और जरूर लाएंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।